नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस देश में सरकारें महंगाई के मुद्दे पर आती और जाती रही हैं, लेकिन न जाने मौजूदा सरकार में वो कौन सा चमत्कार है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने के बावजूद चुनावों में बीजेपी की जीत हो रही है। जी हां, मैं यही बोलकर आज शो की शुरुआत करूंगी, क्योंकि जादू की जो छड़ी है उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी पूछेंगे गौरव वल्लभ साहब से कि आखिर आपकी पार्टी कहां पर चूक रही है। सैयद जफर इस्लाम, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वो मोर्चा संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सांसद हैं, नेता हैं गौरव वल्लभ जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तालियों के साथ प्रोफेसर साहब का सम्मान कीजिए। सीपीआईएम की तरफ से दिनेश वार्ष्णेय जी हमारे साथ हैं, वो पक्ष रखेंगे वाम दलों का। और सिद्धार्थ जराबी जो कि हमारे साथ मौजूद है, बिजनेस टुडे के एडिटर। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कुछ आंकड़े आपको याद दिला देते हैं। इस देश में आजकल इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि ऐसा एक तबका है जो महंगाई को लेकर रोता है, तो एक दूसरा तबका ऐसा भी है जो कहता है कि इतनी बढ़ी है क्या वाकई महंगाई। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, आप भी समझ जाइए। 10 रुपए, हम तो कहते हैं सैयद जफर इस्लाम साहब से कि हर महीने चुनाव करा दीजिए, कम से कम कीमतें तो काबू में रहेंगी पेट्रोल डीजल की। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। रोटी, कपड़ा और मकान के दाम ऐसे आसमान तक पहुंचे कि विपक्ष को सड़कों पर आना पड़ा। शहर शहर प्रदर्शन है, नारेबाजी है, सरकार की घेराबंदी है। विपक्ष ने सरकार पर जनता की कमर तोड़ने का आरोप लगाया। हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोजगार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। जैसे प्रधानमंत्री के माइंड में है कि भैया देखो साउथ कोरिया ने क्या किया, हमें भी करना चाहिए। वो बाहर देखते हैं और फिर कहते हैं हाँ हमें वैसे बनना है। उस प्रकार से काम नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि हम हैं क्या और यहां क्या चलता है। महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। दाल, रोटी, सब्जी भी जेब पर कैंची चला रहा है। सब्जी मंडी में हर सब्जी ताव में है। अगर दिल्ली मंडी का रुख करें तो खुदरा बाजार में भिंडी 100 रुपए किलो है। करेला, तुरई भी वीवीआईपी बन गया है। टमाटर तो प्राइस टैग से और लाल हो गया। बीन्स भी सेंचुरी मार चुका है। गोभी अर्धशतक पर है। नींबू तो इतिहास रच रहा है। गर्मी से राहत के लिए नींबू पानी का डोज तो भूल ही जाइए। गर्मियों में और नवरात्र में आम लोगों को सबसे ज्यादा याद आती है हरी सब्जियों की, लेकिन इस वक्त बाजार और मंडी में हरी सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। ये बात आम आदमी और साथ साथ जो दुकानदार हैं दोनों कह रहे हैं। समस्या आखिरकार क्या वजह है? क्या नाम है आपका और किस तरह का प्रभाव दिख रहा है सब्जियों की कीमतों में? इसमें हम तोरी बेच रहे हैं। तोरी का रेट कम से कम 80 रुपए किलो हो गया है। इसका रेट पहले कम से कम 20 रुपए किलो होता था। इस सीजन में 20 रुपए होता था, जो इस वक्त 70-80 रुपए। जी बिल्कुल 80 रुपए किलो हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा तो सब्जी महंगी हुई। पहले किराए में आ रहा था 500 में 1000 में आ रहा है। 16 रुपए घिया होता था, वो 40 रुपए तक जा रहा है। और भिंडी का क्या हाल है? भिंडी का ही बहुत महंगा। 70 रुपए किलो मंडी में यहाँ 70 रुपए किलो बिकती है, 75 रुपए बिकती है। हम लोग 80-90 रुपए किलो वहाँ जाके बेचते हैं। और आप? महंगाई के लिए तेल और गैस के दाम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सीएनजी 2.5 रुपए महंगा हो गया तो पेट्रोल और डीजल 17 दिन में 10 रुपए चढ़ गया। रसोई गैस के दाम भी 50 रुपए बढ़ गए। शहर शहर महंगाई का यही हाल है। फिर चाहे कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी, गुवाहाटी हो या फिर अहमदाबाद, महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लगातार पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा असर सब्जियों के दामों पर भी पड़ा है। अगर हम देखें तो सब्जियों के दामों में काफी ज्यादा उछाल आया है। चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो मटर हो, चाहे वो बीन्स हो, हर सब्जी के दामों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। कोरोना की मार के बाद महंगाई जिस तरह से मुंह बाए खड़ी है, उससे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, घर कैसे चलाएं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और अमित भारद्वाज के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। तो यहाँ पर युवा भी हैं जो सवाल करेंगे। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, एक बात तो आपने प्रचार के वक्त बताया ही नहीं था कि आप लोग क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। सेंचुरी आपने पेट्रोल की मरवा दी है,
कुकिंग ऑयल की डबल सेंचुरी बन गई है। आपकी गाड़ी में कौन से पंख लगे हुए हैं? आप भी गाड़ी से ही आए होंगे सर। आप लोगों को कीमतें नहीं चुभती हैं? कौन से डाइट प्लान पर हैं कि खाना की जो कीमतें बढ़ी हैं वो आपको नहीं चुभती हैं? आपके तमाम नेताओं को सांप सूंघ गया है महंगाई पर। देखिए, ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, दो तीन चीजें जो बहुत अहम है वो समझनी पड़ेगी। पिछले 3 साल से देखिए, 2020 जो शुरुआत से, जब से कोरोना आया है, दुनिया के हर कोने में इसकी प्रॉब्लम देखी गई है। और अगर उसके बाद मैं हर आंकड़े दूंगा, जो भी आंकड़े आपके सामने रखेंगे उसका जवाब भी दूंगा। पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ हिंदुस्तान में बढ़े हैं ऐसा नहीं है। 20 से 22 का देखिए, फिर दुनिया के आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए तो पेट्रोल के दाम जो है 58% से 78% दाम बढ़े हैं। सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका को मत देखिए, वहां की हालत देख लिए कि कैसी चरमराती हालत है। उसको वो कोई हमारे लिए वो बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा दुनिया को देखिए, जहां पर दुनिया में आम नागरिक आराम से जिंदगी चुनाव के बाद कितनी कीमत बढ़ी है पेट्रोल की? सुन लीजिए मेरे बात। सर प्लीज सर। तो चुनाव धूल झोंक रहे हैं ना, इतना धूल लेकर आए, ऐसे आंखों में उड़ा रहे हैं। अरे भाई, आप मुझे बताइए सर, चुनाव के बाद पेट्रोल की कितनी कीमत बढ़ी? चुनाव के बाद कोविड आया है। अंजना जी, हर महीने चुनाव करा दीजिए सर देश में। सुनिए, चुनाव आज भी था, चुनाव कल भी होगा। ये 10 रुपए तो यूपी और जो 4 राज्यों के 5 राज्यों के नतीजे हुए उसके बाद से आपने बढ़ाए, तो अब इसका क्या उपाय है? फिर जब अगला चुनाव आएगा तो थोड़ा सा घटाइएगा जी, जो बढ़ा रहे हैं अभी। देखिए, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बराबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिर क्या चमत्कार करते हैं? नहीं, भारतीय जनता चुनाव पार्टी के पहले कैसे घटता है वो चमत्कार बता दीजिए, हम लोग फिर दिल पर। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है और पूरे साल लड़ती है। जब इलेक्शन होता है, हर तरह के इलेक्शन लड़ती है। तो कोई हर दिन उसका ध्यान नहीं रखते हैं कि पेट्रोल का आज दाम बढ़ा या घटा। इलेक्शन में लड़ना है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम उसमें लड़ते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, देश का इलेक्शन हो, सब इलेक्शन में लड़ते हैं। और आपको पता है कि पूरे साल इलेक्शन देश में होता रहता है और हम हर इलेक्शन हर स्टेट में पैन इंडिया पार्टी है तो लड़ते रहते हैं। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना है। हाँ, ये हकीकत है कि आप इंटरनेशनल प्राइसेस देखिए। मैं आपको बता रहा था कि पूरे दुनिया में देखिए 2020 से 2022 तक कितना पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं। आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में सबसे कम बढ़ा है। आप एशियन कंट्रीज में देखिए, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आपको समझ में आएगा सबसे कम हिंदुस्तान में बढ़ा है। हांगकांग जैसे छोटी सी जगह, उसमें वहां पेट्रोल का प्राइसेस देखिए 222 रुपए पर लीटर है। आप चले जाइए जर्मनी, इटली, ब्राजील, जितनी धन्यवाद कह दे सर। नहीं, आप बोलिए, आपको धन्यवाद कह देते हैं। नहीं, धन्यवाद कहिए ना कहिए, लेकिन धन्यवाद कहते हैं कि 100 के ऊपर पेट्रोल की अंजना जी, मैं 2-3 बातें कह दूं, उसके बाद आप मुझे धन्यवाद कहिए। आपने कभी सरसों तेल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब 200 रुपए लीटर खरीदा था? अंजना जी, मैं आपको बता रहा हूं कि वैसे तो आपको कुकिंग गैस जो है, कुकिंग गैस जो अच्छा है, कि आपने याद दिला दिया। 200 रुपए हम बेच रहे थे, जो हमारी पहली सरकार थी, NDA 1 थी। उससे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि जो उस वक्त पहले प्राइस था वो आज भी रहना चाहिए। हकीकत ये है कि देखिए, दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े 2 कारणों से। हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। हमने चावल, दाल, तिलहन, सेंटर कितना एक्साइज ड्यूटी लेती है सर? सेंटर कितना एक्साइज ड्यूटी लेती है? जो टैक्सेस लगते हैं वो जरा बता दीजिए इन बच्चों को, इनको समझ में आ जाएगा। देखिए, सेंटर जो भी टैक्स लेती है, एक्साइज ड्यूटी जो भी लगती है, लेकिन उसमें वो कितना लेती है उससे मतलब नहीं, लेकिन क्या देती है उससे मतलब नहीं। इसलिए नहीं बोल रहा, उसकी वजह बता रहा हूँ। देखिए, कितना लेती है वो मतलब समझिए, ये एक हुनर है, ये अलग मैथमेटिक्स अभी बताने वाले क्या देती है वो देखिए। अभी आप थोड़ा देर पहले देख रहे थे टीवी पे, कांग्रेस में 2-4 ही लोग आए थे या कोई भी थे, वो नारा दे रहे थे महंगाई का और बिजली, पानी, सड़क का। ये नारा ही देते जा रहे हैं। आज अगर जमीन पे हर आदमी को अगर घर देने का काम कर रही है तो ये सरकार कर रही है। वैसे इलेक्शन क्यों जीतते हैं हम? इलेक्शन इसलिए नहीं जीतते हैं, इसलिए कि जनता के दिल में बसते हैं। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को और हम कहते हैं कि आज जब कोरोना के समय में देश दिल और जेब की दूरी आपने अच्छी बना के रखी है। नहीं, कोरोना के समय में एक बात सुन लीजिए, एक मिनट। कोरोना के समय में दुनिया में तेल डीजल के दाम बढ़े, हमारे यहाँ भी थोड़े बहुत बढ़े जरूर, इसलिए कि कोई और रेवेन्यू का सोर्स नहीं था, यही एक सोर्स था, इसलिए हमने बढ़ाया। और देश की जनता को जब वहां पर पैसे की जरूरत थी तो पैसा दिया। देश की जनता को जब खाने पीने के राशन विपक्ष की नाकामी एक सेकंड खाली सुन लीजिए मेरी लास्ट बात। जल्दी से, अगर जनता की जरूरत को ध्यान रखना है तो हमने ध्यान रखा, उनके हाथों को मजबूत किया, उनके हाथ को पकड़ के एम्पावर किया। इसलिए आज जनता हमारे साथ खड़ी है। और कैसे नहीं किया? क्या किया? अगर घर पे पानी नहीं आता तो घर पे पानी भेजने का काम कर रहे हैं। जल से नल किसने इनिशिएटिव किया? सुना था आपने पानी का? आज हम पूरे देश में जल से नल पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
आप जिसके सर पे छत नहीं उसको छत देने का काम कर रहे हैं, जिसको सुन लीजिए जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी देने का काम कर रहे हैं, और राशन नहीं था तो राशन देने का काम बोलेंगे आज। नहीं, महंगाई मैं कह तो रहा हूं कि टेम्पररी महंगाई किस चीज से आप देखती हैं? महंगाई को भी मापने का कोई तरीका है ना। सीपीआई इंडेक्स है, तो सीपीआई का इंडेक्स को देख लीजिए आप। देखिए हमने रखा था जिस दिन से हमारी सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एमपीसी कमेटी बनाई है। आप ही ने सिखाया था हम लोगों को अब की बार महंगाई पर मार। हाँ, तो ये कह रहा हूँ ना कि आप ही ने सिखाया था। डबल डिजिट महंगाई से आप कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले 8 सालों में हमारी सरकार रही है, 8 सालों में का एवरेज निकालिए, 4.5% एवरेज निकलता है। नहीं प्रोफेसर साहब, नाकाम आप लोग हैं। अगर ये 5 राज्यों में कांग्रेस का सफाया करते हैं महंगाई की इतनी बढ़ती धार की वजह के बावजूद, तो ये आपकी नाकामी है। अंजना जी, मैंने इनको भी सुना और आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। आज मौजूदा केंद्र सरकार ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा सिलेंडर की कीमत भारत में है। ये मैं नहीं कह रहा, आज रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई है। पेट्रोल की कीमत दुनिया में सब 3रे नंबर पर भारत में है। डीजल की कीमत दुनिया में 7th नंबर पे भारत में है। भैया, रूस यूक्रेन युद्ध तो उनको भी प्रभावित कर रहा है। उनके यहाँ सस्ती कैसे मिल रही है रसोई गैस सिलेंडर? बीच में नहीं, बीच में नहीं, जफर साहब बीच में नहीं, जफर साहब बीच में नहीं, बीच में ठीक है आप दुनिया में आपने नया कीर्तिमान बनाया। फिर अंजना जी, आपने इनसे पूछा कितना टैक्स लेते हो? इनको तो नहीं पता, मैं बता देता हूं, इनको अगले शो में काम आएगा। पेट्रोल पर प्रति लीटर वाला भी बता दीजिएगा। पेट्रोल पर राजस्थान वाला, अरे राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी बताऊंगा और कर्नाटक का भी बताऊंगा, चिंता ना करिए। प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 29 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो 2014 में 9 रुपए 20 पैसे थी। मतलब पेट्रोल पर 203% की एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि हुई है। प्रति लीटर डीजल पर केंद्र सरकार 22 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो 2014 में 3 रुपए 46 पैसे थी। अर्थात डीजल में एक्साइज ड्यूटी पिछले 8 वर्षों में वृद्धि हुई है 530%। मुझे एक चीज बताइए, आप सब लोग बच्चे, सब जागरूक बच्चे, सब समझते हैं सारी चीजों को। 8 सालों में एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगा के केंद्र सरकार ने 26.51 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया। अर्थात भारत में 26 करोड़ परिवार बसते हैं, तो प्रति परिवार फ्यूल टैक्स के नाम से 1 लाख रुपया प्रति परिवार, प्रति भारत के परिवार ने भारत की सरकार को दिया। ध्यान रहे, पेट्रोल का जो टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है। इनके दोस्त जो अंबानी और अडानी है, उन्होंने भी 1 लाख रुपया ही दिया, भारत के अन्नदाता ने भी 1 लाख रुपया ही दिया, आज तक के सारे व्यूअर्स ने भी 1 लाख रुपए दिया, यहां पे जितने लोग बैठे हैं उनके परिवारों ने भी 1 लाख रुपया ही दिया। तो ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी हमको बताना चाहते हैं? क्यों 137 दिन जब चुनाव थे तो उस दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ती है? मुझे बताइए ना, नोबेल प्राइज ऑन इकोनॉमिक्स मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को कि जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही है फिर भी उन्होंने नहीं बढ़ने दिया। वो कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है? वो इकोनॉमिक मॉडल इन बच्चों के सामने रखो ताकि ये भी समझे कि चुनाव के दौरान 137 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े। अब आपने पूछा अंजना जी की स्टेट गवर्नमेंट्स कितना लेती है, वाजिब सवाल है। आप मुझे बताइए, स्टेट गवर्नमेंट जितना भी लेती है उसको कहते हैं स्टेट वैट। वैट लगता है एड वैलोरम, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र सरकार लेती है, पेट्रोल का जो क्रूड प्राइस है, उन दोनों का जो समेशन होता है उस पे स्टेट वैट लगता है। मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पे जो 2014 के लेवल पे एक्साइज ड्यूटी ला दे तो 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 27 रुपए प्रति लीटर डीजल कम हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज अपने आप कम हो जाएगी। ये मेरा जवाब है, अपने आप कम हो जाएगी। अंजना जी, आप मेरा पहला सवाल तो भूल ही गए। मैंने कौन सा सवाल? मैं आपको आपके सवाल से मैं नहीं घबराता हूँ। विपक्ष की नाकामी, आपने महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं बना पाया। अब आप बताइए, आज भी अंजना जी, आप ये क्या समझते हैं कि चुनावी जीत में अगर किसी को जीत मिलती है तो उसको जनता की जेब पे डाका डालने का क्या लाइसेंस संविधान देता है? मुझे आप बताइए, कोई पार्टी अगर चुनाव में जीत जाती है तो वो क्या जनता की जेब पे डाका डालेगी? एक वक्त पर मुझे एक चीज बताइए, हाँ या ना, ये गलत बात, ये मैं गलत सोच रहा हूं या सही है? गौरव वल्लभ साहब, एक वक्त पर सुषमा स्वराज की दिल्ली में सरकार गिर गई थी प्याज की कीमत पर, लेकिन आज विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? एक चीज बताइए, क्यों नहीं घेर पा रहे? हमने तो चुनाव में के दौरान भी गैस के सिलेंडर
पेट्रोल डीजल की प्राइसेस प्रमुखता से उठाई। पर आप ये बताइए, और हमें हमारे नतीजे हमारे जो एक्सपेक्टेशन थे उसके अनुरूप नहीं हुए। पर क्या कोई पार्टी चुनाव में जीत जाए तो पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए प्रति लीटर 15 दिन में बढ़ा देगी? पूछ क्यों रहे हैं? शो इसीलिए तो किया, ये पूछने की क्या जरूरत है? शो इसीलिए तो किया है क्योंकि हम उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, क्या ये लाइसेंस किसने दिया? आप विपक्ष की नाकामी पर एक बात नहीं बता पा रहे हैं। विपक्ष की नाकामी पर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। खड़ा होकर आपके सवालों के और इन बच्चों के सवालों के जवाब, ठीक है, लोगों के सवाल लेंगे, एक दो लाइन का जवाब। 26,51,000 करोड़ का है, 10 सेकंड, 26,51,000 करोड़ का है। उसके प्रधानमंत्री जी ने अपना घर बनाया, अपने लिए 2 नए जहाज खरीद लिए, 26.51 लाख करोड़ रुपया का है, जो पिछले 8 सालों में एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट हुआ है। देखिए अंजना जी, पहले तो उन्होंने कहा सबसे पहला झूठ आपके सामने बताते हो कि दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तीसरे नंबर पे सबसे महंगा पेट्रोल बेच रहा है। देखिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं, ये आंकड़े जो है पब्लिश्ड आंकड़े हैं। आपको सिर्फ ए से जब अगर नाम से पूरी दुनिया का ले तो अलग चला, बहुत दूर तक चले जाएंगे। बोस्निया 127 रुपए, आपको बेल्जियम 151 रुपए, बारबाडोस 154 रुपए, ऐसे कम से कम 40 कंट्री में अभी दिखा सकता हूं जो 120 रुपए से ऊपर है, जिसका हांगकांग 218 रुपए। 150 ले जाइएगा? नहीं, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको नहीं एक मिनट, पहली बात। दूसरी बात बता रहे, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अंजना जी अभी इसको मजाक में मत लीजिए, दुखिए अभी से ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया है। एक मिनट चलिए ठीक है, एक बार दूसरी बात, 10 सेकंड, एक मिनट, 10 सेकंड बैठे हैं, 10 सेकंड मोबाइल में टाइप करो कॉस्टलीस्ट एलपीजी गैस इन वर्ल्ड, और अगर मैं गलत हूं तो यही के यही बताओ, अब देखिए, नहीं तो इन झूठों का पर्दाफाश करो। पेट्रोल चल रहा है, अभी देखो, अभी पेट्रोल के बारे में प्रोफेसर साहब ने बहुत चालाकी से क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। एक मिनट मेरी बात, क्वेश्चन पेपर बदल दिया। बीच में मत बोलिए, इनको बताओ, मेरी बात खत्म। कॉस्टलीस्ट डीजल इन द वर्ल्ड, चेक करिए, अगर आपको नहीं मिले तो इनको बताइए। अरे भाई, आप जाके वहाँ देखो, लड़ाई झगड़ा करना मत करो। देखिए जी, आप बीच में बात इंटरप्ट कीजिए। आज ही के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, अरे आज ही जोर से बोलते हैं, आप बोलिए जोर से। सुन लीजिए, यहाँ पर इन्होंने वैट कम नहीं किया। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, वैट कम करे। ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार पहले एक्साइज ड्यूटी कम करे तो वैट कम होगा? वैट को कम कर दीजिए ना। हमारे गोवा में तो सरकार ने 0 कर दिया था, आप कर दीजिए वैट, आप वैट कर दीजिए, आप वैट कम कर दीजिए, आप वैट कम कर दीजिए, मत बोलिए, अरे झूठ मत बोलिए, आप वैट कम करिए, उसके बाद बात कीजिएगा। देखिए अंजना जी मेरे सवाल का खत्म हो जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने वैट से खाली किया, हमने 1 लाख करोड़ की छूट दी है, इन लोगों ने वैट में 15,000 करोड़ सारे स्टेट मिलके, और बहुत सारे स्टेट जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया। करके बताओ आपको मिला कि नहीं, पर्दाफाश करो। प्रोफेसर वाशी को तो बोलने दीजिए, अभी बोलेंगे सारे बच्चे। सारी बात है, ये ऐसे उदाहरण देंगे। बेल्जियम का इन्होंने नाम दिया, जब बेल्जियम की पर कैपिटा इनकम से ले लो, हमारी तो अरे भाई दुनिया की बहुत सारी बांग्लादेश से कम कर दी इन्होंने। हमने कहा 50वां पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से कम कर दी इन्होंने। उत्पादक ताकतों को मार दिया, उत्पादक फोर्सेस को मार दिया, उत्पादक के मीन्स को मार दिया। तो कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, कैसे महंगाई को रोक लगाएंगे? ये जनता का लूटेंगे। IMF वर्ल्ड बैंक की नीति चला रहे हैं कि जनता की जेब इतनी खाली करो कि वो रोटी ढूंढती रहे, सड़कों पे ना आए, और अल्टीमेटली आएगी वो सड़कों पे। ऐसा नहीं है कि हम जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, हम पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा जुलूस निकाल चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली में भी आज हमने 3 निकाले हैं। मैं जुलूस से लेकर ही घर पहुंचा था और इतने में आपका फोन आ गया, मैं यहाँ आ गया। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये महंगाई इतनी बुरी है, 240 रुपए किलो तो पिलाई का तेल है, मतलब नॉन ब्रांडेड, जिसको हम धूप में रखना पड़ता है, 12% वो कम हो जाता है धूप में रखने के बाद, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो वो बैठता है 260-262 रुपए लीटर। ये खा के दिखा रहे तेल, इनको पता ही नहीं है कि आलू के क्या भाव है, इनको ये राशन लेने जाते ही नहीं। ये बीजेपी वाले तो आजकल खान मार्केट से खाना मंगवाते हैं, वहां खाते हैं, लीला के भाई में खाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि दाम क्या है बाजार के। जो राशन लाता है उसको पता है क्या महंगाई की दर है, इनको पता है। कहाँ से खाना मंगाते हैं? मैं तो अपने मंगाती हूँ, मैं तो खुद आई एम वेरी गुड कुक, और मैं घर का ही खाना खाता हूँ, बाजार में बहुत कम खाता हूँ। इन्होंने सिर्फ गैस डीजल के दाम नहीं बताए हैं। हाँ। पिछले जो 5-7 दिन में इन्होंने 5 रुपए 31 पैसे SCM पाइप नेचुरल गैस पे बढ़ाए। CNG 69 रुपए 60 पैसे हुए दिल्ली में। टैक्सी के कल आपके सामने दाम बढ़े। जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो रिटेल महंगाई भी बढ़ेगी, जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा।
और इनको ये नो डाटा गवर्नमेंट है, ये होलसेल इंडेक्स कहां से लेते हैं? नासिक से प्याज का दाम उठाएंगे। अरे दिल्ली पहुंचते होते 19 रुपए की प्याज, यहाँ भाई खाली दिल्ली में प्याज खाते हैं लोग क्या? उसके बाद रिटेल में जब आती है वो 60 रुपए हो जाती है। वो अब आपको बता देंगे नवरात्र में प्याज खाना बंद कर दो। इनको मार्केट मैकेनिज्म पता नहीं है, बता देंगे। मैनेजमेंट के बच्चे हैं, इन्हें बताइए कि मार्केट मैकेनिज्म में मैनेजरियल वैल्यूज क्या होती है, इन्हें पता ही नहीं है। मैं बीजेपी वाले कह देंगे नवरात्र में प्याज खाना छोड़ दो। वाशने साहब से सिद्धार्थ साहब, अंजना जी एक लाइन, मैं वाशने साहब से थोड़ा सा मैं अंतर रखता हूँ। वित्त मंत्री जी तो प्याज खाती ही नहीं है, तो उनको क्या पता प्याज के दाम। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ क्या है तस्वीर? देखिए, क्या इन्फ्लेशन रेट वरिंग लेवल्स पर आया हुआ है इस देश में? बहुत जनता के लिए कितनी मुश्किल? यहाँ पेट्रोल डीजल पे हम बात कर रहे हैं, अगर आप जूता चप्पल और कपड़ों की बात करें, हमारे साथ इतने युवा विद्यार्थी हैं, फैशन और जो ऑनलाइन खरीदते हैं कपड़े, इनको ज्यादा पता होगा। फुटवेयर और क्लोथिंग की इन्फ्लेशन 17 साल में सबसे ज्यादा अभी चल रही है। तो हर तरफ महंगाई की मार है, तेल का खेल है। बट एक बात बताऊं अंजना जी, कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में, यूपीए ने अंडर द टेबल रखा पेट्रोल प्राइसेस को, बीजेपी की सरकार ने सारा अबव द टेबल रखा। राजनीति दोनों ने बराबर की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय पे पेट्रोल और इलेक्शंस का तालमेल नहीं हुआ, यहां पे हुआ। और उसमें शुरुआत में थैंकफुली एक्साइज ड्यूटी को नवंबर 5 तारीख को कम किया गया। अब सवाल जो आता है, आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं यहां पे, 3.5 लाख करोड़ रुपया अंजना जी, और आप जानते हैं अन्न योजना जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसका राजनीतिक क्या रिजल्ट निकला? 3.5 लाख करोड़ उसका खर्चा है और लगभग 3.5 लाख करोड़ की एक्साइज कलेक्शन भी है। तो पैसा यहां से आया और पैसा वहां गया। ये जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं, बट तेल का खेल लगातार और बराबर हर सरकार ने किया है, इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट। किसी ने कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल, तेल से आप एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट कीजिए और इधर फ्री राशन योजना शुरू कर दीजिए। मोनोपोली का जो टैक्स माफ किया वो नहीं बताया सर, मोनोपोली की जो पेनल्टी माफ की वो नहीं बताया, जो बैंकों का एनपीए वो नहीं बताया। 30 लाख करोड़ रुपए बैठ रहा है। मैं वो भी बता सकता हूँ, 30 लाख करोड़। अंजना जी, माई लिमिटेड पॉइंट, मेरा जो बिल्कुल संक्षेप में एक जो पॉइंट है कि मुझे आज बताए कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में कितनी बारी हमारे विद्वान सांसदों ने सवाल पूछा है कि डेली प्राइस मूवमेंट क्यों हो रही है पेट्रोल में? क्या पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी रोज ढोढो के तेल लाती है, क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करने के लिए? कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, हर लोग, आम आदमी पार्टी नहीं, क्यों नहीं डेली प्राइस? क्या बात कर रहे हो? बिनोय विश्वम ने नोटिस दिया, कांग्रेस के एमपी ने नोटिस दिया, सीपीएम के एमपी ने नोटिस दिया, टीएमसी के एमपी ने नोटिस दिया। आर पार तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, युवा बताए नहीं दे रहे। हमारा पार्लियामेंट इस विषय पे क्यों नहीं बहस कर रहा है? क्यों भाग गए आप लोग इस पर? महंगाई पे क्यों नहीं डिस्कस? यही है वो चमत्कार जो आप लोग करते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, ठीक है, 1-2 सवाल लेते हैं युवा। सर, आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने सर? किडनी बेच दे या फिर आंखें बेच दे? बहुत अच्छा जवाब दीजिए। ना तो देखिए, जवाब दो। हाँ। ना तो किडनी बेचने की जरूरत है, ना तो कोई और आपको कुछ और ऐसे करने की जरूरत है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के साथ चलिए। देश आप भी ठीक रहेंगे, देश भी ठीक रहेगा। आज देश की स्थिति आज देश की जो स्थिति है, इतनी मजबूत स्थिति है जहां पर आप जैसे युवा पीढ़ी को मैं कहता हूं कि जो खुशकिस्मत है कि आज हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए कि युवा पीढ़ी के लिए जितनी जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सर, मेरा सबसे सवाल है कि एज ए स्टूडेंट हम डेली ट्रेवल करते हैं, डेली इतनी प्राइसेस हाई होती जा रही है डे बाय डे। तो मिडिल क्लास फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या हाल होगा? क्योंकि ज्यादातर में एक ही अर्निंग पर्सन होता है, तो उनमें जब डे बाय डे प्राइसेस हाइक होती जाएगी तो घर में, आप कह रहे हैं घर में घर बनवाया, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो घर किस काम का? बताइए। नहीं, देखो ऐसा है कि ये पेट्रोल के प्राइसेस हो, डीजल के प्राइसेस हो या महंगाई हो, महंगाई तो कंट्रोल पे है। पिछले अगर आप देखो सीपीआई इंडेक्स देखिए तो आप कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जाहिर देखिए सीपीआई इंडेक्स महंगाई कंट्रोल पे है। सीजनल फैक्टर की वजह से थोड़ी चीजों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज के दाम बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज के दाम घटते भी हैं। आप वो देखा होगा पिछले नहीं, आप देखिए नहीं, बहुत सारे बिल्कुल घटा है। आप देखिए जाके फूड इन्फ्लेशन में देखिए 5% है जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है। इस वक्त थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ा है,
मानता हूं मैं इस बात को कि ट्रांसपोर्ट की वजह से 15% जो इन्फ्लेशन बढ़ा उसका तो कुछ नहीं मान रहे सर, महंगाई शो ही बंद कर देते हैं। जब महंगाई नहीं है देश में क्या नहीं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं। क्या बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? वहां पर ऐसे नहीं है कि वहां अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हम यहाँ पर अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हमें बाहर से इम्पोर्ट करना है, लेकिन हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि इम्पोर्ट देखिए बगल में आप बार बार ये देते हैं कांग्रेस वाले कि पाकिस्तान का हवाला दो, पाकिस्तान भूलते नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत देखिए आज दोनों की हालत में दोनों ने सस्ते में पेट्रोल। एक मिनट, इनकी रिसर्च श्रीलंका में जो बुरी हालत हुई है वो एकदम ऑर्गेनिक खेती पे चले गए। अरे किसी खेती वहाँ पेट्रोल सस्ता बेच रहे, वहाँ पेट्रोल के दाम पे करने के लिए नहीं है। उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट आज वहाँ पर देखिए, हमारे पास तो कम से कम इम्पोर्ट कवर 13 टाइम्स इम्पोर्ट कवर है। आज देश की युवा पीढ़ी जो है जानती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का सिर्फ एक सप्ताह गया और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी रिलीज की। क्या बोला उसने, आपको पता है साथियों? बोला कि जो हमारा ग्रोथ फोरकास्ट था 7.8%, वो अब नहीं अचीव हो सकता, वो 7.2। 8 दिन में ही 7.2 में आ गए। अभी तो 8 दिन हुए हैं। और जो इन्फ्लेशन के फोरकास्ट थे वो 4.5% से बढ़ा के कर दिए 5.7%। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फरवरी में 6.8% थी वो आज 8% है, आज जब हम ये शो कर रहे हैं। तो बेरोजगारी अपनी बढ़ती जा रही है, विकास दर नीचे आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो बच्चे ने आपसे सवाल पूछा, बताइए ना। और मेरा छोटा भाई भी आपसे वही सवाल पूछ रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही। जफर साहब आंखें बेचे, कलेजा बेचे, क्या बेचे? नौकरी नहीं मिल रही, एमबीए करने के बाद उस बच्चे को नहीं मिल रही। उसको कहाँ भेजू मैं? उसको मैं कहाँ भेजू जहाँ उसको नौकरी मिल जाए? उस बच्चे को कहाँ भेजू? बच्चे को तो नौकरी खड़े हुई आप, खड़े हुई है। आपके बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं, नौकरी मिलेगी। मैं बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं, आप उसको नौकरी दिलाओगे? वो एमबीए किया हुआ है, सारे बच्चे को नौकरी मिलेगी। आप बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं उसको, मैं सारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। उसको मैं कहाँ भेजूं? मुझे उसका जवाब चाहिए। उस बच्चे का जवाब दिलवाओ मुझे। बच्चे कहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर जाना है, वहाँ ये नौकरी दिलवाएंगे। सब जगह बीजेपी हेडक्वार्टर जाओ, वहीं नौकरी मिलेगी। बाकी इकोनॉमी में तो नहीं होगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी रिसर्च में फाइंड हुआ है कि नाइजर ऑयल जो बहुत कम प्राइसेस में मिल रहा है, तो सरकार क्या स्टेप्स ले रही है कि वो प्रमोट हो इंस्टीड ऑफ कुकिंग ऑयल्स में? लाइक रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उससे बहुत कम प्राइसेस में। कौन सा ऑयल? सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई है उसमें भारत की रैंकिंग 141 पे चली गई है और पाकिस्तान की 131 है। तो लगता है तुम्हारे जीवन में हैप्पीनेस है? मैम वो अलग चीज है, बट ये देश के मुद्दे हैं। लगता है कि नहीं तुम्हें? है मैम, है। तो ये जो आपने तो बीबीसी रिपोर्ट ने दिया था कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो इंडिया की गिरी है वो उसके पीछे महंगाई है और बेरोजगारी है। तो फिर ये कब तक कंट्रोल में आएगा? सुना भाई, ऐसा है कि महंगाई, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सुनिए सब ध्यान से। अंजना जी, महंगाई का नारा जो है आप जब से बचपन से सुन रहे हैं, एक मिनट बीच में, महंगाई का नारा आप कांग्रेस की सरकार कब से दे रही है? नहीं, कांग्रेस ने कब से नारा दिया है कि महंगाई बढ़ती है, महंगाई। लेकिन महंगाई जो है, आप हैप्पी है कि मैं तो जब शुरू ये हैप्पी है, आप हैप्पी है की कोई जरूरत ये भी बहुत, मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ। आप बहुत खुश मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई की नौकरी नहीं लगी, इसलिए आप दुखी होंगे। सर मेरा ये सवाल है, 3-4 सवाल है, जल्दी से ले लेते हैं। एक सेकंड। सर ये मेरा सवाल है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, ठीक है, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, आप स्ट्रेटेजी बता दीजिए बस कि कब कम हो रही है महंगाई। चुनाव होंगे जब कम करेंगे, अभी 8-10 महीने बाद क्या स्ट्रेटेजी है? तो सबको पता है। रसिया ऑफर कर रहा था क्रूड ऑयल, जब परसेंटेज ऑफर कर रहा था कि जैसे सस्ते में इंडिया खरीद ले, तब इंडिया क्यों नहीं खरीदा ऑयल? और जो रेट क्यों महंगा हो रहा है ये आप मुझे बताइए। अभी जितनी रिक्वायरमेंट उसके 3% क्यों, जैसे रेट क्यों बढ़ रहा है जब खरीद रहा है फिर भी? आप देखिए वो जितने हमको चाहिए, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट उससे बहुत कम % 1% मिला है। हाँ, प्राइसेस इतने हाइक हो रहे हैं, जो अमीर लोग हैं वो तो गुड्स एंड सर्विसेज ले लेंगे, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका क्या होगा? ओ हम दो हमारे दो को कहाँ चिंता है? Why you are asking this question? मेरा सवाल तो ये है उनको कोई जैसे कि अभी सुनने में आएगी 15 से 20 रुपए और बढ़ने वाला है। अरे कभी नेता लोग सुनेंगे भी, सुनिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी सुनने में आएगी 15 से 20 रुपए और बढ़ने वाला है तेल,
जबकि रशिया जो है 20 से तो 150 बता रहे थे कुछ। 20 से 25% क्रूड ऑयल सस्ता दे रहा है इंडिया को, तो सर ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं फिर इतने? मैं जवाब देता हूँ। बेसिकली मेरे क्वेश्चन ये है कि आप बाकी कंट्रीज से हमारा मतलब कंपेयर क्यों कर रहे हो कि इतना प्राइस बढ़ा है, जबकि हम उनकी पर कैपिटा इनकम अलग है, हमारी अलग है। और टॉपिक यहाँ मतलब बेसिकली ये चल रहा है कि मतलब महंगाई बढ़ी है, यहाँ की बढ़ी है, बाहर से हमें नहीं मतलब। विदेशों का मत दिखाइए। मैं जैस्लिन सैनी हूँ और मेरा ये सवाल है कि हमारी कंट्री में सिर्फ महंगाई ही बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है। और हम कंपेयर किया जा रहा है बेल्जियम से, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी देख लें और वहाँ की सैलरी भी देख लें, ताकि वो एक्सपेंड सैलरी वाले पे देखिए कितनी ताली बज रही है। एक मिनट जवाब चाहिए, मैं बुला लूंगी फिर से। एक मिनट रुको यार, सैलरी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुन लो, हर आदमी के पीएफ पर टैक्स लगा दिया, तो उसकी सैलरी जैसे मेरी सैलरी नहीं, इन लोग के यहाँ एक्स्ट्रा बिल जो क्लेम करते तो उसको रोक दिया गया, इसलिए चिल्ला रहे हैं। आपके साथ दोनों जो आज आए हैं दोनों बोलते हैं अच्छे से, तो आपको भी जोर से बोलना होगा। नहीं, जोर से ही बोल रहे हैं। पर जवाब दीजिए। मैं इसके सवाल के असर का सवाल जो है इसका जवाब आप ही बोल दो यार। हैप्पी नहीं, हैप्पी हो क्या? हम लोग तो नहीं हैप्पी। आप देखिए, आप हैप्पी है भैया, उसकी नौकरी खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा। उसकी वो किडनी बेचना चाह रहा है, उसकी नौकरी कब लगेगी? ये भी हैप्पी नहीं है। मेरे भाई की नौकरी कब लगेगी और कहाँ लगेगी? उसकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन कांग्रेस की नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी कब, कहाँ? और मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। ये हैप्पी है और तुम्हारे को नौकरी ये लड़ रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। मैं तुम्हारी किडनी तू नहीं बिकने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा। उसको हैप्पी कब करोगे जफर साहब? आपने हैप्पी खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मेरे इस भाई की नौकरी अंजना जी कब लगेगी? वो किडनी बेचने का तैयार हो गया नौकरी के लिए। मैं किडनी नहीं बिकने दूंगा, मेरा वादा है। नवरात्रि के 7वें दिन तुमसे वादा किया, प्रोफेसर साहब हो गया, किया हुआ वादा है। मैं खुद नौकरी लगवाऊंगा, पर तुम्हारी किडनी नहीं बिकने दूंगा भाई। और इनके तुम्हें भी इनके बराबर हैप्पी करूंगा, इनके बराबर हैप्पी करूंगा मैं तुम्हें। राहुल गांधी इसमें वादा है। राहुल गांधी घुस गए इसमें, इसलिए राहुल गांधी का स्टंट कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरे तौर से फेल हुए, ये भी पूरे तौर से फेल हो जाएगा। प्रोफेसर साहब आपका हो गया, उस बंदे को आपका हो गया, जो किडनी बेचने को तैयार हो गया अभी, क्योंकि नौकरी नहीं आपका हो गया। खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा वापस। राहुल गांधी से ने कुछ सीख लिया है। वापस इशू पर आते हैं, जवाब चाह रहा आप कह रहे हो मैं हैप्पी हूँ। अरे यार चुप रहो। अपने बच्चों के मतलब सवाल इससे बड़ा कह रहे हैं कि आप एक तो मूवमेंट क्या हो सकता है? मिस्टर गौरव प्लीज, सैयद जफर साहब, 2 सवाल है। वो कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल सिनेरियो क्यों बताते रहते हो हमें अपने देश, हमारे पर कैपिटा इनकम इतना थोड़ी है। मैं इंटरनेशनल सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कम है। एक सेकंड, पूरा सवाल सुनो। नौकरियां कम है, तनख्वाहें घट रही हैं और महंगाई बढ़ रही है। अब बताइए क्या करें? देखिए, संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ, सवाल संजीदा है, संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ। पहली बात कि मैं कोई इंटरनेशनल किसी और कंट्री से जवाब कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जहां हमारे यहाँ जैसे ऑयल नहीं होता वैसे कुछ और कंट्रीज में ऑयल नहीं होता है, उन कंट्रीज में किस तरह के प्राइसेस हैं। जहां ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वहां पर अलग प्राइसेस होते हैं, और छोटी कंट्री है उनके रिक्वायरमेंट ज्यादा है। हम इंडस्ट्रियल इंडिया में इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लोग ज्यादा है, खपत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो जाहिर है यहाँ पर हमारे हमको सोर्सिंग भी उतनी करनी पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट से, इसलिए हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बाकी देशों अरे भाई क्या बात करते हो भाई, क्या बेवकूफ जैसा बात कर रहे हैं? मैंने क्या बोला? लैटिन अमेरिकन कंट्री कहीं कहा वहां जाके प्राइस देखो ना, जहां पर नॉन नहीं, जहां पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नहीं वहां पर प्राइस देखिए, और जहां ऑयल प्रोड्यूसिंग बताइए कहाँ है? हमसे ज्यादा पेट्रोल पैदा हो रहा है। कहाँ पेट्रोल पैदा हो रहा है? तो वहाँ प्राइस देखिए। जर्मनी में कहाँ प्राइस है? इटली में क्या प्राइस है? देखा है प्राइस आपने? नहीं हो रहा बांग्लादेश में। अरे बांग्लादेश को छोड़िए, कब बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकलोगे कि नहीं? बांग्लादेश से पाकिस्तान से आगे, बांग्लादेश से हिंदुस्तान को बांग्लादेश से कंपेयर करोगे तो नहीं, हिंदुस्तान को बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। अरे दारो देखो इटली में क्या दाम है, अब देखो जर्मनी में क्या दाम है, देखो इंग्लैंड में क्या दाम है, कितना दाम है, पता कितना दाम है? बात कर रहे हैं देखो जैसा यहाँ के इन लोगों का काम क्या है? सीपीआई जितने लोग हैं इनको सिर्फ क्लेम करना है, जाके संसद में गलत क्लेम करना है, इनको रोक दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। बताइए, यही इनका आदत है। सुन लीजिए, अरे भाई जहां नहीं और नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। पूरा कर ले फिर आप जवाब देंगे प्लीज, बीच में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, 2 लोगों को एक साथ, तो आपको इसीलिए मौका दिया जाता है ना उसके बाद। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि देश आगे बढ़ रहा है,
देश में जो इकोनॉमिक अभी इन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में, बिल्कुल आज आरबीआई ने जो दिया, यूक्रेन क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान आइसोलेशन में हो तो आप बात करें, पूरी दुनिया में देखिए कि बाद में उन्होंने रीअसेस किया है, वहां की जो रिजर्व बैंक है वहां पर, जो भी वहां पर सेंट्रल बैंक है, रीअसेस किया है। और हर जगह जो है, चूंकि यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, लोगों ने अपना ग्रोथ जो फोरकास्ट था उसको कम किया है। इन्फ्लेशन बिल्कुल, चूंकि जो जिस कंट्री में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या और चीजों के दाम सीजनल फैक्टर्स के बढ़े हैं, लेकिन अगर आज के देखिए तो गुजरात के चुनाव के पहले थोड़ा सा कम नहीं, आज देखिए आप आरबीआई के लिए इलेक्शन छोड़िए, आरबीआई का आज जो आंकड़ा है 6.097 है जो सीपीआई इंडेक्स, और फोरकास्ट जो उन्होंने भी कहा, फोरकास्ट जो है 5% से 5-5.5% के आसपास है। मतलब आगे जो है वो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर कम होने वाली है। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जहां पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का दाम है, देखो भाई ऐसा नहीं कि हम किसी और कंट्री को जो अगर 218 रुपए, तो हम वो हमारा कुछ कहने का संकेत है कि मैं 218 रुपए करने जा रहे हैं। हम सरकार सेंसिटिव है, आदरणीय प्रधानमंत्री इसके बारे में चिंतित है, और इसलिए मैं आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि पेट्रोल के दाम ज्यादा नहीं बढ़ने वाले, बल्कि कम होने वाले हैं। लेकिन मैं 2 आंकड़े सिर्फ आपको बताना, आपके लोग के नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जब सरकार ने 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पे कम किए, तो सब स्टेट्स को अब ये कह रहे थे कि एड वैलोरम की वजह से कम होने चाहिए थे। सब स्टेट ने मिला के हमने तो 1 लाख करोड़ कम किया, हमारे जो सरकार के जो रेवेन्यू में से 1 लाख करोड़ कम हो गया, लेकिन सब स्टेट मिला के सिर्फ 15,000 करोड़, और खास के ये जो दोनों स्टेट्स के बात कर रहे हैं वहां पर 1 पैसा कम नहीं किया। और इसलिए बल्कि 11,000 करोड़ इन लोगों ने बनाया उसके बावजूद, जबकि इनको कम करना चाहिए था, वैट बिल्कुल कम नहीं किया। ये हकीकत है। और हम फिर भी कह रहे हैं कि ये जो 3.64 लाख करोड़ की जो बात इन्होंने की, जो हमने जो वेलफेयर स्कीम चलाई, गरीबों का हाथ थामा इस पूरे तकलीफ के दौर में, उसमें हमने सबको दिया। इन्होंने, स्टेट ने क्या किया, सारी जिम्मेदारी सरकार ने निभाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट, जाहिर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ये है कि घर घर तक आम नागरिक को मजबूत बनाना, हर एम्पावर करना, वो हम कर रहे हैं। इन लोगों ने नारा बहुत सारा दिया था कि हम घर बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, दिया कुछ नहीं। आज हमने सब कुछ देने का काम किया और आगे भी देते रहेंगे। अंजना जी, बड़ी जिम्मेवारी से एक आंकड़ा दे रहा हूँ जो कैलकुलेट करके लाया हूँ। सिद्धार्थ जी जानकार है, अगर गलत बोलूं तो इनसे कहिएगा, बीच में टोकिएगा। पिछले 15 दिन में जो 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, 10 रुपए प्रति लीटर डीजल और 10 रुपए प्रति किलो जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उससे प्रति वर्ष हिंदुस्तान के लोगों पर एडिशनल भार 1.5 लाख करोड़ का पड़ रहा है, 1.5 लाख करोड़। और ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप बेरोजगारी को अपने चरम पर पहुंचा रहे हो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हो तो कौन करेगा? स्टेट। पर 3 काले कानून अगर लाने हो, जो कि कृषि, जो कि स्टेट का विषय वस्तु है, वो सेंटर बना देगा बिना स्टेट से पूछे। मैं इनको रोज टीवी पे भी बोलता हूं, आज आपके माध्यम से एक सकारात्मक सुझाव भी दे रहा हूं। जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लाते? 2 तिहाई, अरे भाई 2 तिहाई तो आप ही के लोग हैं, आप बोल दीजिए ना, तो आप ही के लोग हैं, जहां और आपको जरूरत ही नहीं है। जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन वित्त मंत्री होती है, 2 तिहाई मेंबर इनके हैं, 2 तिहाई बहुमत से ले आओ ना। आपको तो किसी आदमी की जरूरत ही नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, इन्होंने राज्य और केंद्र के टैक्स की बात कही। जफर इस्लाम साहब अच्छी तरह जानते हैं, बात दूसरे की डाइवर्ट करने। केंद्र सरकार डायरेक्ट टैक्स का प्राइमरी पोर्शन लेती है, राज्य सरकारें सेकेंडरी टैक्सेस लेती हैं। उनके टैक्स का बहुत कम नेटवर्क होता है, उनकी बहुत सारी मजबूरियां, इनकी मजबूरियां नहीं है। ये लूट लेंगे, सेस लगा देंगे, सेस डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। 4% टैक्स है मेरे इनकम टैक्स पे, जो इन्होंने पहले 1.5% से 4 किया हुआ है, उसको भी कैलकुलेट कीजिए, वो भी महंगाई के आंकड़े को बढ़ाता है। कृपया करके इस चीज को इनको बताइए कि ये क्यों ऐसा बार बार करते हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एमबीए में, आपको एक पेपर है बकायदा माइक्रो मैक्रो दोनों का, उसमें आप पढ़ लीजिए इस बात को। सर, आप लोगों ने कहा कि इन्फ्लेशन से सारी चीज़ों पे नेगेटिव असर आ रहा है, बाकी सब लोगों ने कहा, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन 2 चीज़ें जो पॉजिटिव जा रही हैं, एक टैक्स कलेक्शन और एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू। दूसरी चीज़, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ऑयल प्राइस की वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि कहते हैं कि सब्सिडीज और जो फ्री बीज जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स दे रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो दे रही हैं, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप लोग उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं शायद। नहीं, देखिए, आप पिछले अगर आप एक सटीक सवाल मारा है सर। नहीं, बिल्कुल सही है सवाल एकदम सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको चाहिए वोट, नहीं, इसीलिए रोजगार।
सर रोजगार नहीं है ना। अरे भाई ये फ्रीबीज बांट रहे हैं ना आप लोग। ये पेट्रोल कोई अपने घर से दे रहे थे सस्ता? अरे भाई सब्सिडी दे रहे थे। आज सब सवाल फ्रीबीज मुफ्त वाली जो दुकान हर पार्टी खोल रही है वो भी जो है ना सब्सिडी, आप अगर फिस्कल बस आप नाम बदल देते हैं, कहते हैं लाभार्थी हैं। नहीं, सब्सिडीज आप दे रहे थे। जब बीजेपी करे तो लाभार्थी हो जाते। सरकार थी, सीपीआईएम की सरकार थी तो सब्सिडी दे रहे थे, पेट्रोल को सस्ता कर रहे थे। सब्सिडी सरकार फिस्कल डेफिसिट पे तो देख रहा था ना, कहीं ना कहीं से आप तो आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए आप कर्जा छोड़ रहे थे। आप जितना ज्यादा आप फिस्कल डेफिसिट रहेगा उतना ज्यादा कर्जा छोड़ेंगे। सबसे सर मेरा प्रश्न ये है कि आप बढ़ाते हैं 8 रुपए, घटाएंगे 2 रुपए, फिर बढ़ाएंगे 10 रुपए, फिर घटाएंगे 4 रुपए। तो आपको क्या लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, जनता को समझ नहीं आ रहा कि आप बढ़ा रहे हैं फिर 2 रुपए घटा देते हैं 10 रुपए बढ़ाकर? नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि आपको नहीं समझ में। हमारा इरादा है आप बिल्कुल समझिए, लेकिन साथ साथ ये भी समझिए कि सरकार क्या क्या चीज कर रही है देश के लिए और देश के नागरिक के लिए, ये भी समझिए। मैं प्रियंका प्रसाद, मेरा सवाल आप सभी से है कि जब चुनाव आता है तो आप एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे की बात करते हैं, महंगाई कम कर देंगे की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल कंट्रोल हो जाएगा की बात करते हैं, और आप अचानक से महंगाई बढ़ाने लगते हैं। तो ये जनता की हित की बात है या चुनाव के लिए आप ये चीज करते हैं? मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जैसे ही चुनाव आने लगते हैं तो आप जनता के विश्वास के साथ खेलते हैं, और जैसे ही चुनाव चले जाते हैं तो आप जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। दाम बढ़ते जा रहे हैं 2 साल से, आप ये चीज नहीं देख रहे हैं। और भी लोग आए हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सब अमीर लोग नहीं हैं जो आपके टैक्स पे कर सकते हैं। हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, हमें भी अपने खर्चे देखने होते हैं। दिन ब दिन खर्चे हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, कंट्रोल कोई नहीं है इस बात पे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबको दिख रहा है चुनाव वाला आपका जो मसला है ना, सबको दिख रहा है। एक सवाल और ले लेते हैं फिर जवाब। मैं सिर्फ रेटोरिक्स में बात नहीं करूंगा, मेरे 3 सवाल हैं आप तीनों से, उनसे मैं नहीं पूछूंगा जी। सर मेरा सवाल कांग्रेस वालों से ये है कि 2013 में 1,30,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स का उधार हम पे है उसका इस पे कितना फर्क पड़ा है। दूसरी चीज 2008 और 9 के बीच में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर, उससे आपने कुछ सीख के यहाँ अप्लाई क्यों नहीं किया। तीसरा सर आपसे कि जो CSR है जो 2% देना पड़ता है वो उसको बढ़ाना क्यों नहीं चाहिए, और जो इनकम टैक्स इक्वली इम्पोज होता है वो कैपिटलिस्ट से ज्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए। और आपसे मैं कुछ नहीं पूछना चाहूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक कम्युनिज्म ने आज तक किसी का भला किया है। थैंक यू। यही से शुरू करते हैं। आपको एक बार बता दूं, चाहे वो बंगाल, आप समझ गए सर आपके जुलूस का कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? वो सुनिए, कोई बात, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो केरल हो, यही 3 राज्यों में बेड़ा गर्क हो गया। 1 मिनट, बेड़ा गर्क हो। देखिए यही 3 राज्य यहाँ पे लैंड रिलेशंस में फ्यूडलिज्म खत्म हो गया। वो कम्युनिस्टों की पहली बात। और आपको बता दें केरल सरकार ने पहली राज्य सरकार है जिसने कहा कि जियो के नेटवर्क को खत्म करके केरल की सरकार का अपना नेटवर्क चलाएंगे, प्रॉफिट मेकिंग को खत्म करेंगे। जब लग जाए नेटवर्क चल जाए फिर बात करेंगे। अभी भी एकमात्र राज्य है जहाँ 50 पैसे का सिक्का चलता है। ये अच्छा है, बांदल बोलने में बड़े अच्छे हैं। केरल देखो सबको चुप कर दिया, जिनको रूल आउट किया वही बोल रहे हैं। नहीं करा। अरे सर, लोएस्ट फीसिस, लोएस्ट एजुकेशन की फीस आपको कम्युनिस्ट राज्य की सरकारों में मिलेगी पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में। लोएस्ट महंगाई की दाम आपको पूरे विश्व में कम्युनिस्ट राज्यों में मिलेंगे। उसका रीजन है कि हम मुनाफाखोरी पर जितना टाइट लगाम लगाते हैं कोई नहीं लगा। ठीक। साथी ने एक सवाल पूछा, इंपॉर्टेंट सवाल है। टोटल 8 साल में एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल पे कलेक्ट हुआ 26,51,000 करोड़, और ऑयल बॉन्ड का रीपेमेंट और इंटरेस्ट टोटल हुआ 77,000 करोड़। अर्थात जितना कलेक्ट हुआ उसका मात्र 3% ऑयल बॉन्ड में भुगतान हुआ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, मुझे भी एक सवाल पूछा था। सिद्धार्थ बोल रहे उसके बाद से आपसे कंक्लूडिंग। देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा एक, क्योंकि डिस्कशन सारा तेल पेट्रोल डीजल पे ही जा रहा है, जबकि एडिबल ऑयल्स में जो महंगाई है वो 100% पे भी कई कैटेगरीज में गई है। जो सवाल पूछा गया कि कंपनीज पे 2% जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्यों नहीं बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये वामपंथ का ही विचार था और यूपीए सरकार में लगाया गया। उसका लाभ कितना होता है मुझे जानकारी नहीं। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाइए, इनकम टैक्स घटाइए, लॉजिकली सही है। बीजेपी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाए थे और इनकम टैक्स को लेकर लगातार मांगे जारी हैं। पिछले 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अभी इस बजट में कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो मिडिल क्लास है, इनकम पेइंग क्लास, टैक्स पेइंग क्लास,
उस पे अंजना जी बहुत बड़ा एक बोझ बढ़ा है पिछले 2 साल में। ये कंबाइंड डबल वैमी है और कहीं ना कहीं पे मेरे मन में सवाल आता है कि क्या मिडिल क्लास भारत में, जिसे लोगों ने बाहर से आके निवेश किया कि 40 करोड़ मिडिल क्लास है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, आज वो मिडिल क्लास इतनी कमजोर है कि उससे हर तरफ की मार पड़ रही है, पर उसकी आवाज पॉलिटिकली कहीं पे रेजोनेट नहीं हो रही। अब की बार देखिए अन्ना जी, जनता पर मार नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ही की वजह से तो हम यहाँ खड़े हैं। जनता ही भारतीय जनता पार्टी को जिताती है, जनता ही का विश्वास है। राम मंदिर बनवा दिया, सब हो गया। सुन लीजिए, अभी घर भी बनवा रहे सब। इस्लाम साहब, उस बच्चे का सवाल, अरे यार प्लीज, उसका नौकरी कब लगेगी? आपको नौकरी चाहिए? उसका भैया, उसका नौकरी तो पक्की है। कहाँ भेजूं उसको? मेरे पास भेज दी, मेरे पास। कहाँ भेजूं? ये सब कॉमेडी बात में कर लेंगे, कॉमेडी बात में कर वो अपनी किडनी बेचने को तैयार जवाब सुन लीजिए, टाइम खत्म। देखिए, सबसे पहली बात कि सारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को दोहरा रहा हूं, यह हकीकत है कि इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रही है, जिस तरह से जो प्रोस्पेक्ट्स है इंडिया में, आगे आने वाले में 2030 तक के जो दुनिया ने इंडिया के बारे में जो एक ओपिनियन बनाया है, तो ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस के दाम यही है यार दुनिया में। डोंट डिस्टर्ब मी। दुनिया में यही है, ये गलत है कि सही है? डोंट डिस्टर्ब मी। दुनिया में गैस के दाम कहाँ है सबसे ज्यादा? आपने देखा? प्रोफेसर साहब, आपने देखा कि नहीं? आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पेट्रोल के तीसरे नंबर के दाम है इंडिया में। प्रोफेसर, बता दीजिए, आप झूठ बोले उसके लिए या तो माफी मांगिए, या तो माफी मांगिए इनसे। झूठ बोलते हैं आप यहाँ पे। तीसरे नंबर के कॉस्टलीस्ट पेट्रोल इंडिया में मिल रहा है, डीजल 7वें नंबर का कॉस्टलीस्ट इंडिया में मिल रहा है, रसोई गैस सिलेंडर कॉस्टलीस्ट। देखिए, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जो हिंदुस्तान का जो के बारे में ओपिनियन है, सबसे बेहतरीन जो है, अगर फ्यूचर है तो इंडिया में जो जन्मे हुए बच्चे हैं, जो आज नई पीढ़ी है, उसके लिए जिस तरह का निवेश हो रहा है, जिस तरह की कोशिश हो रही है सरकार द्वारा, वो आगे नौकरियां ही नौकरियां क्रिएट करेंगी। आज आप देखिए कितनी तेजी से जो नौकरियां वापस आई। ठीक है, 6.8% जो बात कर रहे हैं CMEI के, इससे पहले देखिए इन लोगों ने क्या किया था, बैंकों की हालत खराब करके रखी, इकोनॉमी की जो घंटा बैठा के रखा था। आज सब चीज मजबूत है। महंगाई पर कैसे पाएंगे पार, यही सवाल, और इसी पर आज हल्ला बोल में आप देख रहे थे बहस। देखते रहिए आज तक।